मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज गेट के एक न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि ये गेट 2013 का न्यूमेरिकल है। कैसे बेसिक क्वेश्चन आए थे आपके जो आप गेट में अभी अपीयर होने वाले होंगे, तो कैसे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कुछ हद तक इससे मिलते जुलते रहते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन है गेट 2013 का, उसमें देखेंगे कि कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और पावर आउटपुट निकालना है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है। इसमें जब हम गैस टरबाइन पढ़ रहे हैं तो गैस टरबाइन का जो फार्मूला था क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन प्रेशर रेशियो का पावर गामा - 1 अपॉन गामा। तो ये जो वैल्यू थी इससे हम डायरेक्टली एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर रहा है वो हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन में, क्या हम उससे कर पाएंगे कि नहीं, और क्या कोई और भी रास्ते हैं जो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2013 का है, आई होप वो यूजफुल हो आपके लिए। डायग्राम बनाने के लिए इधर रखते हैं, ठीक है। इन अ सिंपल Brayton cycle, in a simple Brayton cycle, the pressure ratio is 8 bar. The pressure ratio okay, in a simple Brayton cycle the pressure ratio is 8 bar. ये रिफ्लेक्शन आ रहा था शायद, उसकी अब नहीं आएगा, 8 bar. And temperature at the entrance of compressor, and temperature at the entrance of compressor. Compressor and turbine are turbine are 300 Kelvin and 400 Kelvin. Sorry, 1400 Kelvin. टर्बाइन में टेम्परेचर होगा ये, टर्बाइन टेम्परेचर 1400, 400 पे कहाँ काम करेगा। रेस्पेक्टिवली किस लिए है, कंप्रेसर का ये टेम्परेचर और टर्बाइन का दिस वन, बोथ कंप्रेसर एंड बोथ compressor and gas turbine है, gas turbine है, isentropic efficiency is equal to 80%. Okay. For the gas, assume constant value of Cp. For gas, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, for gas Cp is equals to 1.005 एयर के लिए होता है, बट इसमें मेंशन कर दिया है क्या, आपको 1 किलो जूल पर केजी केल्विन ही लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 लेना ना कि 1.005, एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मींस गामा
Ratio of specific heat means what? Cp upon Cv is equals to gamma is equals to 1.4. Okay. Neglect change in kinetic energy and potential energy. Neglect delta Ke means change in kinetic energy and change in potential energy. ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है. फर्स्ट, power required by compressor in kilowatt per kg of gas flow are. Power required by compressor. First है, दिख रहा? First, power required by compressor. Power required by compressor in किसमें? किलोवाट पर केजी. पर केजी. यूनिट के लिए यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसा कन्वर्जन नहीं कर देंगे जो है ही नहीं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ध्यान रखते हैं. तो क्वेश्चन हमारा हो गया. दूसरा इसका पार्ट होगा थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए, बट अभी हम पहले एक पार्ट को कवर करते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए. एक गैस टरबाइन की बात कर रहा है, एक गैस टरबाइन की बात कर रहा है जिसका प्रेशर रेशियो 8 बार है. तो गैस टरबाइन का प्रेशर रेशियो मतलब जो प्रेशर रेशियो हमारा होगा वो कैसा होगा? 8. ये क्वेश्चन में मेंशन है. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास प्रेशर रेशियो जो दिया होगा उसमें प्रेशर रेशियो को 8 बार कंसीडर करेंगे. ओके, चलिए. तो क्वेश्चन के से पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को हटा सके, और इसकी जो भी मैपिंग होगी वो टीएस डायग्राम पे कर देंगे. सबसे पहले देखते हैं क्या है. सिंपल ब्रेटन साइकिल द प्रेशर रेशियो इज 8 बार. ओके, यानी प्रेशर रेशियो मींस P2 by P1 इज इक्वल्स टू 8 बार. तो 8 बार प्रेशर रेशियो है ना, 8 बार ना होकर के प्रेशर रेशियो इज 8 हो जाएगा, नॉट बार. यूनिट नहीं है ना. अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, ये 1 से 2 जो हमने लिखा है ना, ये 1 से 2 कैसे लिखा है? 1 से 2 हमने इस तरह से लिखा है कि हमने मान रखा है जो टीएस डायग्राम बनेगा उसमें कंप्रेसर का जो इनलेट होगा वो कहाँ पर होगा? फर्स्ट पॉइंट पे, और कंप्रेसर का आउटलेट कहाँ पर होगा? सेकंड पॉइंट. मतलब समझ रहे क्या है? मतलब हमने जो डायग्राम था वो पहले ही एज्यूम कर लिया है. तो मुझे तो पता है, मैं आपके लिए बना देता हूँ एक बार. इसमें कहीं देख के लग रहा है आपको कि कोई दूसरा कंप्रेसर लगा हो या दूसरा टरबाइन लगा हो? क्योंकि दूसरा कंप्रेसर नहीं लगा है, दूसरा टरबाइन नहीं लगा है, इसका मतलब दो कंप्रेसर नहीं है, इसका मतलब को इंटरकूलिंग नहीं हो सकता है. दो टरबाइन लगे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. इट मींस कि वो रीहीटिंग का केस नहीं हो सकता है. क्या इफेक्टिवनेस दिया हीट एक्सचेंजर का? नहीं. इट मींस कि वो रीजनरेशन नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये है कि वो सिंपल ब्रेटन साइकिल है, और वही बात उसने लिख रखी है. तो दिमाग में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही तीन केस थे. सॉरी, सिंपल ब्रेटन साइकिल का 3 केस था: इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन. ये नाम याद रखने हैं. वो तीनों केस नहीं है. सिंपल ब्रेटन साइकिल कैसे थी? टीएस डायग्राम उसका ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 एंड 4. सॉरी, ये T था और ये S. ओके, 1 से 2 कंप्रेसर, देन 2 से 3 कंबशन चैम्बर, 3 से 4 टरबाइन एंड 4 से 1 कूलर वाला. तो हम ये देखते हैं, हमने क्या बोला? प्रेशर रेशियो P2 by P1 आइडियल मानेंगे. यहाँ भी प्रेशर रेशियो सेम होगा और यहाँ पर भी सेम मानेंगे. तो P2 by P1 एंड P3 by P4 इज इक्वल्स टू 8. ये दिया हुआ है. हमेशा हायर टू लोअर दिया रहता है. अगर लोअर टू हायर होगा तो ये 1/8 हो जाएगा. इसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे. आगे देखते हैं क्या लिखा है. एंड टेम्परेचर एट द एंट्रेंस ऑफ कंप्रेसर, टेम्परेचर एट एंट्रेंस ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन. हमारे दो वैल्यूज दिए हुए हैं. कंप्रेसर के इनलेट पे टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, T3.
टरबाइन की इनलेट पे कितना है 1400 केल्विन, ठीक है। बोथ कंप्रेसर एंड गैस टरबाइन, ये जो बोथ लिखा है इसका मतलब बोथ कंप्रेसर मतलब दोनों कंप्रेसर नहीं, बोथ कंप्रेसर एंड गैस टरबाइन, कंप्रेसर और गैस टरबाइन को साथ में लिया है, मतलब क्या कंप्रेसर एक है और गैस टरबाइन एक है, तो ये दोनों जो यूज किया साथ में वो बोथ उसके लिए है। एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ 80%, मतलब जो कंप्रेसर है और टरबाइन है ये एक्चुअल में काम कर रहा है, एक्चुअल में काम कर रहा है मतलब आइडियल कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है आइडियल कंडीशन? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है गैस टरबाइन एंड कंप्रेसर है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज और दोनों को इक्वल माना है अप्रॉक्स 80% का, तो हमको भी यही कंसीडर करना है, हम कंप्रेसर का और टरबाइन का 80% मान लेंगे। क्या? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देने के कारण एक्चुअल में हो जाएगी ना कि आइडियल में। तो अब साइकिल कैसे बनेगी? साइकिल तो वही रहेगी, सिर्फ कंप्रेसर में एक लाइन और होगी जो एंट्रोपी चेंज को दिखा रही होगी, जो एंट्रोपी चेंज को दिखा रही होगी। तो क्या करेंगे हम? एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और वो कैसे होगा 1 से 2 डैश की तरफ, 2 डैश, सिमिलरली 3 से 4 की तरफ 4 डैश, ठीक है। साइकिल हमारी एक्चुअल बन गई, आइडियल से एक्चुअल बन गई। क्वेश्चन में फॉर गैस कुछ और डेटा दिए थे, क्या सीपी की वैल्यू 1 लेनी थी, गामा की वैल्यू 1.4 थी, अभी मिटा दिया, और नेगलेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई चेंज एनर्जी होने की वजह से काइनेटिक पोटेंशियल की वजह से सिस्टम में जो चेंज हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी तरह आएंगे कि उसमें आपको ये नहीं कंसीडर करना, और अगर ये कंसीडर करना होगा तो सिर्फ टरबाइन या कंप्रेसर में करेंगे तो आपको स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन से क्वेश्चन देगा, तो ये क्वेश्चंस को तो नेगलेक्ट को हटा देते हैं। हमारे पास और क्या डेटा गिवन था? हमारे पास और क्या डेटा था? हमारे पास था Cp is equals to 1 किलोजूल पर kg Kelvin and gamma is equals to 1.4, ये गिवन, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करेंगे सारे पॉइंट्स में? पहला काम हमारा क्या था? टेम्परेचर कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमको T1 T2 T3 T4 सब मिलना शुरू हो जाएगा। क्या एक्चुअल हमें ऐसे ही चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी दी हुई है टेम्परेचर टरबाइन और कंप्रेसर की तो हमें बिल्कुल चाहिए ऐसा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कंप्रेसर के लिए? कंप्रेसर के लिए क्या करेंगे? कंप्रेसर के लिए T2/T1 करेंगे, करिए, लगाइए, आगे बढ़िए क्वेश्चन में, आगे बढ़िए। तो सबसे पहला काम क्या होगा? कंप्रेसर की तरफ मूव करते हैं, किधर? लेफ्ट साइड पे। हमारा कंप्रेसर किधर है? हमको हर पॉइंट पे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो T1 पे निकालना है, T2 पे निकालना है, T2 डैश पे निकालना है, T3 पे निकालना है, T4 डैश पे निकालना है, ओके। चलिए हम लोग क्या शुरू करते हैं? T2/T1 इज इक्वल्स टू T2/T1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, किसके लिए? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, 1 से 2 के लिए। T1 हमारे पास गिवन है, T2 नहीं दिया है, T2 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 8 बार का पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, तो मैंने बताया था इसको याद कर लीजिए, कितना याद कर लीजिए? 0.2857, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2857। वैल्यूज तो वही आएंगी ना, ये तो फिक्स है, मैंने बोला था याद कर लीजिए। अगर गामा 1.4 दिया हो जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देगा तो वैल्यू याद रखते हैं, यहाँ से T2 मिल जाएगा, कितना आया?
कितना आया है? T2 की वैल्यू देखिए कितनी आई है, कैलकुलेट करिए। T2 की वैल्यू आई है, कैलकुलेट करिए। T2 की वैल्यू 543.3 केल्विन। अब आपके पास T1 था, T2 निकाल लिया, अब बचा क्या? T2 डैश निकालने की बारी है। कैसे निकालेंगे? कंप्रेसर की एफिशिएंसी का यूज करेंगे। कंप्रेसर की एफिशिएंसी कितनी दी है? 80%। 80% को यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या होती है? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बाहर वाला और अपॉन अंदर वाला। बाहर वाला कौन सा है? T2 माइनस T1। अंदर वाला कौन सा है? T2 डैश माइनस T1, है कि नहीं? तो बाहर वाले में 80% ये हो गया हमारा, जिसको 0.8 लिख सकते हैं। T2 हमारे पास 543.3 माइनस 300 दिख नहीं रहा ना? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा तो इसकी वैल्यूज हम लोग इधर रखते हैं। 0.80 इज इक्वल्स टू 543.3 माइनस 300 अपॉन T2 डैश पता ही नहीं है अभी, वो तो पता करना है। 300 यहाँ से आपको मिल गया T2 डैश। ठीक है, क्या आएगा देखिए? T2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 604.12 केल्विन। 604.12 केल्विन। ठीक है, तो ये तो पता चल गया ना अपने को क्या कि T1, T2, T2 डैश में कितनी वैल्यू आ रही है। इट मींस कि हमने ये तीनों तो निकाल लिया। ये तीनों निकाल लिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास तीनों टेम्परेचर आ चुके हैं कंप्रेसर साइड के, जो कि इनलेट कंडीशन पे जरूरी है, T1, T2 एंड T2 डैश। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर पढ़िए ऊपर लिखा है क्या? पावर रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर। पावर रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर किस यूनिट में? किलोवाट केजी में, किलोवाट पर केजी में। क्या फॉर्मूला होता है कंप्रेसर का? Cp कहाँ पर है कंप्रेसर? 2 से 1 और 2 के बीच में। बट सबसे बड़ी बात, आइडियल ना लेकर के हमको एक्चुअल कंडीशन की बात करनी है। तो एक्चुअल कंडीशन हमारा कहाँ पर है? 2 डैश से 1 के बीच में, T2 डैश माइनस T1 के बीच। सिमिलरली अब Cp की वैल्यू 1 ले रखी थी, किलो में था, किलो में रहने देते हैं क्योंकि हमको किलोवाट चाहिए ही। T2 की वैल्यू, T2 डैश होगा, T2 डैश की वैल्यू 604.12 माइनस 300, कितनी वैल्यू आ गई? 304.12। कंप्रेसर की वर्क डन कितनी आई? किलो वाट पर केजी। कैसे पता चला कि यूनिट वही आई है? मुझे कैसे पता चला यूनिट वही आई? किलोवाट पर केजी में। देखिए कैसे पता चला? कंप्रेसर हो गया, आगे बढ़ते हैं टरबाइन की तरफ। हाँ, क्या यूनिट की बात कर रहे थे? सॉरी, यूनिट की बात कर रहे थे। यूनिट क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में मास की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आंसर आएगा किलो जूल पर केजी में, और अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट बन जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है?
किलोवाट पर केजी नहीं, ये गड़बड़ दिया है, किलो जूल पर केजी होगा, किलोवाट पर केजी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे किलोवाट का यूज करेंगे तो पर केजी नहीं आएगा आपका, तो वो किलो जूल पर केजी है। ठीक है, कैसे वो देखिए, Cp इंटू डेल्टा टी तो है ये टेम्परेचर डिफरेंस, इसकी यूनिट केल्विन है, Cp की यूनिट कितनी है, किलो जूल पर केजी केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, किलो जूल पर केजी, यही बचा ना, तो किलो जूल पर केजी में आएगा। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए मास का मल्टीप्लाई कर देते, मास फ्लो रेट ऑफ एयर या मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जो भी आएगा m डॉट a का, तो केजी पर सेकंड फ्लो होता केजी से केजी कैंसिल हो जाता तो बचता क्या, किलो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट, तो ये बनेगा किलो वॉट। ये क्वेश्चन में ध्यान देना, वो किलोवाट पर केजी माना है कि किलोवाट निकालने के बाद भी पर केजी में फ्लो करा रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका किलोवाट में लिया है क्योंकि उसने क्या किया, मास फ्लो रेट को 1 मान लिया। चलिए टरबाइन को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। टरबाइन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना कंप्रेसर का, कंप्रेसर की सारी वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आंसर आपका आया है फर्स्ट वाले पार्ट का, जो ये है पावर रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर कितना है, 304.12। अब आपसे पूछा गया है थर्मल एफिशिएंसी बताइए, थर्मल एफिशिएंसी बताइए। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला एक है, कौन सा, गैस टरबाइन का एफिशिएंसी निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा है, प्रेशर रेशियो 1 माइनस 1/8 का पावर ये 0.2857, तो कुछ थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है बता सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जब डिराइव हुआ तो कुछ एजम्पशंस किए गए, उस एजम्पशंस में कंडीशन आइडियल की रखी गई। अब आपसे कहा गया है कि आप आइडियल कंडीशन ना लेके एक्चुअल में सॉल्व करिए, तो एक्चुअल में कहां से आप सब कुछ कांस्टेंट करके इसको डिराइव कर पाएंगे। एक्चुअल में डेरिवेशन में ये T2 डैश मिलेगा और वो T4 डैश मिलेगा, तो रेशियो हमारा बनेगा नहीं। वो जो थर्मोडायनामिक रिलेशन हम बना रहे थे T2/T1 का पावर, T2/T1 इज इक्वल टू T2/T1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये वाला रिलेशन जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए था, तो 1 से 2 डैश तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है नहीं, तो अगर 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही नहीं है तो लगाएंगे कहां से, इसलिए जब ये नहीं लगेगा तो फिर ये डिराइव नहीं हो पाएगा, इस फॉर्म में नहीं डिराइव हो पाएगा, डिराइव होगा बट इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसलिए जब आपको क्वेश्चन आइडियल ना दिया हो देन आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, देन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में आपसे पूछते हैं और आप जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, बट एक बार जब भी फॉर्मूला लिखें तो रीचेक जरूर कर ले कि क्या कोई और रास्ता नहीं है इसको निकालने का, पॉसिबल होगा तो, और एटलीस्ट जितना बताया गया उसको तो चेक करिए। आपको गैस टरबाइन में बताया गया तो आप गैस टरबाइन में चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो करेंगे क्या, एफिशिएंसी फिर कैसे निकालेंगे, वही पुराना बेसिक तरीका, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। W नेट कहां से आएगा,
W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर, हीट सप्लाई कंबशन चैम्बर से आएगा। टरबाइन कहाँ लगा हुआ है? 3 और 4 के बीच में, बट एक्चुअल है 3 से 4 डैश के बीच में। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? T3 माइनस T4 डैश। कंप्रेसर क्या है? T2 डैश माइनस T1। हीट सप्लाई क्या है? एक तरीका तो ये है, कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी, एक तरीका तो ये है। बट क्या मास ऑफ फ्यूल दिया है आपने को? नहीं, आपने को मास ऑफ फ्यूल नहीं दे रखा है। क्या आपने को कैलोरीफिक वैल्यू दी है फ्यूल की? नहीं, आपने को कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं दे रखी है। इट मींस कि हमें करना क्या होगा? अब हमें ये करना होगा कि ये फार्मूला तो वैलिड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ना हमारे पास मास ऑफ फ्यूल है, ना कैलोरीफिक वैल्यू, ना कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी दी है। इनमें से कुछ भी नोन नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला? अब कौन सा फॉर्मूला? तो जैसे टेम्परेचर के टर्म में हमने टरबाइन को लिखा है, कंप्रेसर वर्क को हमने टेम्परेचर के टर्म में लिखा है, वैसे ही हमारा हीट सप्लाई लिखा है। क्या? कहां से कहां तक? 3 से 2 या 3 से 2 डैश? 3 से 2 डैश। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल है, T3 माइनस T2 डैश। ठीक है, हमारे पास 1, 2 और 2 डैश की वैल्यू है। T3 हमको गिवन है, क्वेश्चन में T3 दिया हुआ है 1400 केल्विन। बट अब हमसे पूछा जा रहा है कि वहां पर T4 डैश की वैल्यू बताइए। T4 डैश की वैल्यू वो तो है ही नहीं अपने पास, वो तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? T3 बाई T4 है, T3 बाई T4, T3 बाई T4 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा 1400। T4 है नहीं हमारे पास, 8 का पावर 0.2857। T4 की क्या वैल्यू आएगी जल्दी से बताइए? T4 की क्या वैल्यू आएगी वो जल्दी से बताइए। T4 की वैल्यू बताइए क्या आएगी? 773.05। 773.05 किसकी आई है? T4 की। हम किस पे पहुंचना चाहते हैं? T4 डैश। हम T4 डैश पे कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने के लिए 4 से 4 डैश जाने के लिए तभी पॉसिबल है ना जब ये एक्चुअल कंडीशन में हो। इट मींस कुछ एफिशिएंसी दी हो, 100% ना हो, कुछ लॉस हुआ हो। क्वेश्चन में कितना दिया है? टरबाइन 80%, यानी कि फॉर्मूला क्या कहता है? बाहर वाला कौन? अंदर वाला। बाहर कौन सा है? अंदर कौन सा है? तो फिर टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी है? 0.8। T3 कितना है? 1400। T4 डैश पता ही नहीं है, वो तो निकालना है। 1400 माइनस T4 कितना है? 773.05। तो T4 डैश निकाल लेंगे। T4 डैश नहीं निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। कितना आएगा? T4 डैश कितना आएगा? T4 डैश कितना आएगा? 898.44। 898.44 केल्विन। केल्विन इस यूनिट तो बोलना जरूरी है ना, यूनिट बिना बोले तो गलत है। अगर हमने यूनिट नहीं की तो वहां पर आप एबीसीडी कुछ भी लिख दीजिए, तो केल्विन बताना जरूरी है। अच्छा, अब क्या करें? 1, 2, 2 डैश पे मिल गया था, 3 गिवन है, 4 निकल गया और 4 डैश मिल गया। तो मतलब हमारे पास क्या आया है? हमारे पास सारे पॉइंट्स
मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब करना क्या है, अब हमको बस नेटवर्क निकालना है, नेट वर्क निकालना है। तो टरबाइन कंप्रेसर वर्क तो हम पिछली बार निकाल चुके हैं, जो कि आंसर था कितना था, 304.7 है आई थिंक था अप्रॉक्स 304.7। ये वैल्यू रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, T3 है क्या आपके पास, हाँ है 1400, T4 डैश दिस वन 898.44, T2 डैश कुछ कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, T1 300, T3 1400, T2 डैश जो कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप। तो मतलब अब अपने पास सारी वैल्यूज हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे, सेपरेट WT निकाल देते, एक रास्ता ये भी था आपके पास कि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कितना आएगा अप्रॉक्स, पहले बताइए, 500 1.56, 500 1.56 किस यूनिट में आएगा, किलो जूल पर केजी, किलो वाट में किलो जूल ही था, तो गड़बड़ लिखा था, किलो जूल पर केजी में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो नेट निकालने के हम टरबाइन में से कंप्रेसर माइनस कर देंगे, हमने निकाल रखा है 304.7 अप्रॉक्स, तो डब्ल्यू नेट अपने को मिल जाएगा। अब अपने से बोला जा रहा है हीट सप्लाई कैलकुलेट करने, हीट सप्लाई कहाँ मिलेगा, हीट सप्लाई कहाँ मिलता है, हीट कहाँ ऐड करते हैं, हीट कहाँ ऐड करते हैं, हीट ऐड कहाँ करते हैं, इस प्रोसेस में हीट एडिशन होता है, किस प्रोसेस में हीट एडिशन किस प्रोसेस में होता है, वहां पर जहां पर कंबशन चैम्बर दिया हो, कहां पर, जहां पर कंबशन चैम्बर दिया हो, तो कंबशन चैम्बर कहां लगता है, कंप्रेसर, देन कंबशन चैम्बर, उसके बाद फिर गैस टरबाइन, और लास्ट ही हमारा कोई भी कूलर या कंडेंसर का कूलर लगा रहता है, कूल करके वापस कंप्रेसर में निकालना। कंबशन चैम्बर कहां गया, 2 से 3 के बीच है कि नहीं, 2 से 3 के बीच। हीट सप्लाई का फॉर्मूला टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अब T2 लिखेंगे कि T2 डैश, सवाल ये बनता है, T2 डैश लिखेंगे यहाँ क्यों, क्योंकि आपको एक्चुअल की बात क्या है हीट सप्लाई का, ना कि आइडियल का। अब आप ये कह सकते हैं कि सर कंबशन चैम्बर की तो एफिशिएंसी नहीं दी है, फिर हम क्यों एक्चुअल ले रहे हैं, बात ये है हमारे पास कंबशन चैम्बर की अगर हम एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करते हैं तो क्या हम हीट सप्लाई को ले सकते हैं, वो तो ले ही नहीं सकते ना, वो तो है ही नहीं कंप्रेसर के पास, वो तो है ही नहीं। अगर आपके पास 100 डिग्री हो और 80 डिग्री ग्लास में बोला जाए एक ही ग्लास के पानी में 100 डिग्री और 80 डिग्री अलग अलग करना, तो क्या कर सकते हैं, नहीं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वही तो आपको पता चलेगा, वही पता चलेगा ना। तो सिस्टम जब कंप्रेसर एयर कंप्रेस करेगा तो वो कंप्रेस करने के बाद आपको कौन सा टेम्परेचर देगा, वो टेम्परेचर जो हायर होगा, हायर टेम्परेचर हमारा T2 डैश वाला, इसीलिए T3 माइनस T2 डैश होगा, ना कि T3 माइनस T2। T2 लोअर है और एक ही सिस्टम से लोअर और हायर दोनों टेम्परेचर नहीं मिल सकता। Cp की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं
T3 की वैल्यू 1400 है, T2 डैश वैल्यू की इसकी मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, 604.1 604.1। तो हीट सप्लाई कितना आया है? हीट सप्लाई आपका आया है 795.88। इसमें किलोजूल पर केजी में, ठीक है। अब आपके पास एफिशिएंसी निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए। डायरेक्ट टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, या टरबाइन में से कंप्रेसर माइनस करके लिखा वही गया है, उसका एक दूसरा रूप बस टेम्परेचर के टर्म में लिखा है। तो आपने जो भी टरबाइन कैलकुलेट कर लिया, कंप्रेसर कैलकुलेट कर लिया, इसमें कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू रखिए, देखिए कितना वैल्यूज मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं। 1400 माइनस 898.44 माइनस T2 डैश कितना है, इसको 4.14 माइनस T1 300, ओके। अब हमारे पास T3 की कितनी वैल्यू है, 1400 माइनस T2 डैश कितना है, 604.1, ठीक है, माइनस नहीं है, तो देखिए थर्मल एफिशिएंसी कितनी आती है, कैलकुलेट करिए, देखिए कितनी आई है 0.2480, 197.44 on 795.8 795.88, ओके। कितनी वैल्यू आएगी, इसे डिवाइड करिए, देखिए कितनी आती है, 0.2480। इट मीन्स हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 24.80, ये लिखा है। ये लिख लीजिए 0.2480, ये वैल्यू है। इसको हम एफिशिएंसी में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मूले से हमको वैल्यू मिली वो कितनी मिली है, 28.4 मिली है। तो क्वेश्चन सिंपल था, बट एक्चुअल और आइडियल में कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। हम लोग उसको देखते तो और शायद कुछ लोग इसको आइडियली मान करके लगा सकते थे, बट ऐसा ठीक नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करना शुरू कर दें और काम सोचने की हो रहा है, वो गलत है। तो ये क्वेश्चन तो था एक, ठीक है, ये तो था एक। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं रीहीटिंग का एक्चुअल प्रोसेस बचा हुआ था, उस प्रोसेस को हम लोग देख लेंगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।